नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें लगातार आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा हमने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान समेत एक टोही विमान को किया था तबाह। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में ऑपरेशन अखल के दौरान एक आतंकवादी ढेर, 2 जवान भी शहीद। पिछले 9 दिनों से जारी है मुठभेड़। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में वायुसेना का बचाव अभियान जारी। आज सुबह करीब 107 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति, हवाई यातायात भी प्रभावित। 90 उड़ानें लेट, 4 रद्द। आज दिन भर के लिए रेड अलर्ट। और देश भर में भाई बहन के स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन का उल्लास भाई ले रहे हैं बहनों की रक्षा का प्रण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को लेकर वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान के 6 विमान गिराए थे। गिराए गए विमानों में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक जासूसी विमान AWACS था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से ये पहला आधिकारिक बयान है। We have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill. जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल के जंगल में आज 9वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। कल रात अखल वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई भीषण गोलीबारी में 4 जवान घायल हो गए, जिनमें से 2 जवानों ने दम तोड़ दिया। शहीद होने वाले जवानों के नाम लांस नायक प्रीतपाल सिंह और जवान हरमिंदर सिंह है। भारतीय सेना ने जवानों की शहादत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। सेना ने कहा है कि अभियान अभी भी जारी है। गौरतलब है कि 1 अगस्त से कुलगाम के अखल घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहा है। पिछले 9 दिनों में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से एक के स्थानीय होने का संदेह है। अब तक इस ऑपरेशन में घायल सेना के 9 जवानों में से 2 जवान शहीद हो चुके हैं। वहीं 7 जवानों का इलाज श्रीनगर के सेना अस्पताल में जारी है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी इस ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अखल के जंगलों में सघन तलाशी और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि ये ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,590 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 18% की मजबूत वृद्धि और वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से 90% की आश्चर्यजनक वृद्धि को दर्शाता है, जब यह आंकड़ा 79,071 करोड़ रुपए था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को हासिल करने में रक्षा उत्पादन विभाग और सभी हितधारकों यानी रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माता और निजी उद्योग के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बढ़ती हुई प्रगति को भारत के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया। उद्योग के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने पिछले 1 दशक में दूरगामी नीतिगत सुधारों, व्यापार में सुगमता में वृद्धि और स्वदेशीकरण पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने के कारण लगातार साल दर साल वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024-25 में डीपीएसयू और निजी क्षेत्र में कुल उत्पादन में क्रमशः 16% और 28% की वृद्धि हुई है। ये रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर सरकार के बढ़ते प्रयासों को रेखांकित करती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों और छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। कार्यक्रम में संगठनों के बच्चों और छात्रों ने हाथ से बनाई गई राखियां और शुभकामना कार्ड भी राष्ट्रपति को भेंट किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कूली बच्चों से रक्षाबंधन पर पौधारोपण की अपील की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम और देखभाल का त्यौहार है और आज का दिन पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण और धरती माता को बचाने का संकल्प लेने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। पीएम ने बच्चों से राखी बंधवाई। पीएम से मिलकर बच्चे उत्साह और उल्लास से भी भरे हुए नजर आए। पीएम ने इन सभी को राखी के पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वह बेंगलुरु में विकास की कई योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें खास है 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और नई नम्मा येलो लाइन मेट्रो। बेंगलुरु से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की एक खास रिपोर्ट। देश की रेल सफर में एक और ऐतिहासिक कदम। 10 अगस्त 2025 को मिलने जा रही हैं 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन बेलगावी से क्रांतिवीर संगोली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी, जो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावी जैसे जिलों को तेज रफ्तार से जोड़ेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी, नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी, जो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाएगी। वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, जो आम आदमी की को दृष्टि में रखते हुए जो अमृत भारत ट्रेन है उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है वो उसमें काफी इजाफा होगा। वहीं देश को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात के बाद बेंगलुरु के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ी सौगात देंगे, यानी नम्मा मेट्रो की येलो लाइन की। इस 19.15 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर पर हर 25 मिनट में 3 चालक रहित ट्रेनें चलेंगी। यह कॉरिडोर दक्षिणी बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए आरवी रोड को बोम्मा संद्रा से जोड़ेगा, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इस नई येलो लाइन के शुरू होने से दक्षिण बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को विश्व स्तरीय आरामदायक यात्रा का आनंद। साथ ही सबसे बड़ी बात, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु में पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन के बाद अब इस तीसरे येलो लाइन मेट्रो की भी शुरुआत करेंगे, जो यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगा और रागीगुडा से लेकर इन्फोसिस तक का विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव भी कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली रेल और मेट्रो से बेंगलुरु में विकास को और गति मिलेगी। कर्नाटक में चलने वाली यह 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में वंदे भारत ट्रेन 144 सेवाओं के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है, जो अब 150 तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का है। निश्चित ही ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु से बेलगावी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन और नई येलो मेट्रो लाइन यात्रा समय को तो कम करेंगी ही, साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का भी अनुभव कराएगी। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु।
भारतीय रेलवे ने त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक नई राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत जो यात्री अपनी आने जाने की टिकट एक साथ बुक करेंगे, उन्हें वापसी यात्रा के किराए के बेस फेयर में 20% की छूट मिलेगी। ये योजना 14 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है। आगे की यात्रा 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच और वापसी यात्रा 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच होनी चाहिए। दोनों टिकट एक ही यात्री, एक ही क्लास और एक ही स्टेशन जोड़ी के लिए होंगी। केवल कंफर्म टिकट पर ही छूट मिलेगी। ये सुविधा सभी ट्रेनों, विशेष ट्रेनों सहित सभी में उपलब्ध होगी, लेकिन फ्लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों में नहीं। इस योजना में टिकट का रिफंड, संशोधन या अन्य रियायतें मान्य नहीं होंगी। बुकिंग केवल एक ही माध्यम से करनी होगी, या तो ऑनलाइन या फिर स्टेशन आरक्षण काउंटर से। रेल मंत्रालय ने सभी जोन को इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक यात्री इसका लाभ उठा सकें। और बात उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां से आपदाग्रस्त धराली हर्षिल इलाके में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां लापता लोगों की तलाश करने और बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के काम में जुटी हैं। अब तक कुल 800 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। धराली, गंगोत्री और हर्षिल में फंसे हुए महाराष्ट्र के सभी लोग सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन खुद मातली उत्तराखंड में मौजूद हैं। डीडी न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह ने एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे यहाँ भेजा है। महाराष्ट्र के 90% लोग सुरक्षित निकल गए हैं और बाकी भी जल्द वहाँ से निकाल लिए जाएंगे। महाराष्ट्र के आपदा मंत्री गिरीश महाजन जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे, धराली, गंगोत्री, और वहाँ फंस गए थे। अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी स्थिति सामान्य हो चुकी है। हमारे बहुत सारे लोग, 200 के ऊपर लोग उस एरिया में थे, घराली में थे, गंगोत्री के पास में थे, और वहाँ उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था उनके घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। तो सभी लोग चिंतित थे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि आपको तुरंत वहाँ जाना पड़ेगा। मुझे भेज दिया। मैं 3 दिन से यहीं पे हूँ, पूरा ध्यान रखे हूँ, सभी संपर्क में हूँ, और करीब करीब 90% लोग हमारे कांटेक्ट में है। और जो यहाँ पर थे 200 लोग, उसमें से करीब करीब 90-80% लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जिनको हमने चॉपर के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, ये सब लोग देहरादून एयरपोर्ट पे भी पहुँच चुके हैं, हरिद्वार भी पहुँच चुके हैं, और सब लोग सेफ है। कोई महाराष्ट्र से आए हुए जो यात्री थे उनसे कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई हताहत नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ का विशेष रूप से मुझे कहना पड़ेगा कि यहाँ का प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ का प्रशासन, या विशेष रूप से सेना, NDRF, SDRF, पुलिस, इन्होंने इतना अच्छा सहयोग किया है कि हमारे लोग तो तारीफ करते करते बिल्कुल थक गए, क्योंकि इतना अच्छा पोलाइटली, इतना सहयोग मेरे ख्याल से उनको कहीं देखने नहीं मिला आज तक। इतना अच्छा सहयोग किया है, और हमारे सब महाराष्ट्र के लोग बहुत सेफ है। अच्छा, दूसरा आप बताएं कि 90% लोग जो महाराष्ट्र के हैं वो आपके टच में, क्या उन सभी से बात हो गई? और जो 10% लोग हैं वो सुरक्षित हैं? बिल्कुल सभी सुरक्षित है। 90% लोग, 80% लोग रवाना हो चुके हैं। अब जो भी है वो अलग अलग एयरबेस पे है, वो अभी निकल जाएंगे। मुझे लगता है दोपहर तक, 4 बजे तक यहाँ पे महाराष्ट्र का कोई नहीं बचेगा। और कुछ लोग आज सुबह केदारनाथ के लिए भी निकल गए, आगे निकल गए हैं। करीब 45 लोग हम कहते हमें आगे जाना है, तो यात्रा के लिए निकल भी गए, और नहीं मान रहे थे तो केदारनाथ के लिए निकल गए। अच्छा, आप मुंबई से यहाँ पर पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या आपको बोल के यहाँ पर भेजा है कि भाई महाराष्ट्र के लोग फंसे हुए हैं, आप जाइए तुरंत? बिल्कुल, मैं तो आपदा मिनिस्टर भी हूँ, तो मेरे पास पद अभी आया, लेकिन मैं जब भी महाराष्ट्र में कुछ होता है या बाहर कुछ होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है हमेशा। आप देख लीजिए, कश्मीर में भी हुआ, पहलगाम में, तब दूसरे दिन सुबह में पहलगाम में था, श्रीनगर में था। केरला में जब बाढ़ आई थी तब भी 10 दिन में वहीं पे 100 डॉक्टर की टीम लेकर गया था, पूरा मेडिसिन लेके गया था, पूरा एयरफोर्स के 3 फ्लाइट लेके गया था। तो ये जिम्मेदारी ज़्यादातर मेरे पास ही होती है महाराष्ट्र में। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आपदा मंत्री गिरीश महाजन जी, जो बता रहे थे कि महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग आए थे। 90% लोग सुरक्षित हैं, अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, मातली। उत्तरकाशी जिले में शुक्रवार सुबह जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज दिन भर अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शाम और रात के समय कुछ क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। मौसम विभाग द्वारा आज सुबह जारी चेतावनी के अनुसार अगले 6 घंटे के दौरान क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कई जगह हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। हालांकि फिलहाल
कोई भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों और यात्रा करने वालों के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज सुबह से ही दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार कई हिस्सों में रुक कर भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल भराव भी देखने को मिला, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण न सिर्फ सड़कों पर जाम की स्थिति नजर आई, बल्कि हवाई यातायात पर भी इसका असर देखने को मिला। खराब मौसम के कारण लगभग 90 फ्लाइट लेट हो गई हैं, जबकि 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश के कारण शास्त्री भवन, आरकेपुरम, मोतीबाग और किदवई नगर जैसे प्रमुख इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिजली और गरज के साथ बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। बात हिमाचल प्रदेश की, जहां कांगड़ा जिले में स्थित पौंग डैम में से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे ब्यास नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में जलभराव का खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार रात से शनिवार तक डैम से करीब 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि बीते 3 दिनों से औसतन 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने पर जल छोड़ने की मात्रा बढ़ाई गई है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों को ब्यास नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। साथ ही कांगड़ा जिले से लेकर पंजाब के सीमावर्ती होशियारपुर तक अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वहीं कुल्लू के आनी में भी भारी भूस्खलन की वजह से एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। आनी उपमंडल के रकूपुर में नाले में भारी फ्लैश फ्लड के चलते नाले के दोनों तरफ की पहाड़ियों में भूस्खलन भी हुआ, जिससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो गई है। हालांकि जल शक्ति विभाग के कर्मचारी पेयजल आपूर्ति को बहाल करने में लगे हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा लोगों से नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की जा रही है। आज विश्व संस्कृत दिवस है। हर वर्ष श्रावणी पूर्णिमा तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह देश विदेश में कवि गोष्ठी, संस्कृत प्रतियोगिता, संस्कृत यात्रा आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत के महत्व पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचन, अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। ज्ञान संपन्न, कर्णप्रिय ध्वनि से युक्त और जनमानस को पवित्र करने वाली देववाणी रूप में प्रतिष्ठित संस्कृत भाषा सहस्र वर्षों से अपनी वैज्ञानिकता और सभ्यता संस्कृति के कारण आज भी अपने श्रेष्ठ स्थान को स्थापित किए हुए है। इस भाषा के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान दिखाने के लिए और इसके अध्ययन, उपयोग, संरक्षण इत्यादि की भावना के उत्साह के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी। विविध प्रकार के शैक्षणिक कार्यों के शुभारंभ के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि ऋषियों मुनियों द्वारा शिक्षण सत्र के रूप में स्वीकृत है। कई ज्ञात भाषाओं की जननी यह संस्कृत भाषा अपनी वैभव संपन्नता के कारण आज संपूर्ण जगत में देदीप्यमान है।
आज विदेश के कई संस्थान और विश्वविद्यालय रुचिपूर्वक संस्कृत को अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किए हुए हैं। संस्कृत भाषा अपने कई नाम रूपांतरों में यथा इंडोलॉजी, प्राच्य विद्या, संस्कृत अध्ययन विभाग इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत की महिमा से प्रभावित काल और क्रम के अनुसार विश्व के कई स्थानों में विश्व संस्कृत सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत के महात्म्य को व्याख्यायित करना एक दिवस में संभव नहीं है, तथापि इसकी प्रतिष्ठा को संपूर्ण संसार के समक्ष रखने का उद्देश्य यह है कि अभी भी यह भाषा अपनी विशिष्टता के कारण भाषाविदों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञान के लिए अनुसंधेय है। हजारों सालों से पुरातन यह भाषा आज भी अपनी चमत्कारिक भाषागत शक्तियों के कारण लोगों को आश्चर्यचकित करती आई है। भाषा के प्रति सम्मान करने और इसकी विद्वत्पूर्ण साहित्यिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम संस्कृत दिवस है। आज इस भाषा की व्यापकता न केवल पूजा पाठ इत्यादि तक सीमित है, बल्कि भारत के कई प्रतिष्ठित स्थानों और विदेशों में भी इसकी प्रासंगिकता सर्वसिद्ध है। संस्कृत दिवस का यह उद्देश्य है कि यह भाषा ऐसे ही निरंतर अपनी सार्वभौमिकता को सिद्ध करते हुए जनमन को पुण्य और आह्लादित करती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज हम श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मना रहे हैं। संस्कृत ज्ञान और अभिव्यक्ति का एक शाश्वत स्रोत है। इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यह दिन दुनिया भर में संस्कृत सीखने और उसे लोकप्रिय बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करने का सुअवसर है। और आइए अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए संभावित शांति समझौते की शर्तों का पूर्वावलोकन करने के बाद अगले शुक्रवार को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक से जुड़ी जानकारियां जल्द बताई जाएंगी। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति आखिरी बार जून 2021 में मिले थे। उस वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन ने जिनेवा में मुलाकात की थी। ट्रंप समेत अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोपीय नेताओं और यूक्रेनी अधिकारियों को रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी है, जिसके बदले में यूक्रेन द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय रियायतें दी जाएंगी। बुधवार को मॉस्को में एक बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ के समक्ष प्रस्तुत योजना के अनुसार यूक्रेन को पूर्वी डोनबास क्षेत्र, जिसका अधिकांश भाग वर्तमान में रूस के कब्जे में है, और साथ ही क्रीमिया, जिस पर रूस ने 2014 में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, उसको छोड़ना होगा। अमेरिका ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते की मध्यस्थता की है, जिससे नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर दशकों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया है। वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं के बीच ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर कराए हैं, जिससे दशकों से चली आ रही दुश्मनी और युद्धों के बाद दोनों देशों ने स्थायी शांति, आपसी सीमाओं और संप्रभुता के सम्मान और व्यापार और यात्रा के दरवाजों को खोलने का वादा किया है। इस दौरान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की सराहना करते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की अपील की। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाजा को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हम लोग गाजा पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। गाजा से सैन्यकरण हटा दिया जाएगा और एक शांतिपूर्ण नागरिक प्रशासन स्थापित किया जाएगा, जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण, हमास या किसी अन्य आतंकवादी संगठन से संबंधित नहीं होगा। इससे हमारे बंधकों को मुक्त करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि गाजा भविष्य में इजरायल के लिए कोई खतरा ना बने।
बता दें कि गाजा पट्टी पर पूर्ण रूप से सैन्य नियंत्रण के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रस्ताव को इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। फैसले से इजरायल हमास जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इजरायल चाहता है कि इस क्षेत्र से हमास का पूरी तरीके से सफाया हो, सभी बंधकों की रिहाई हो और गाजा पट्टी पर सैन्यीकरण को खत्म करना। और खबर खेल जगत से, थाईलैंड के बैंकॉक में चल रही अंडर 19 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के 10 मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए आज रिंग में उतरेंगे। सभी ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में कल शानदार जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग में मौसम सुहाग, राहुल कुंडू और हेमंत सांगवान ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला वर्ग से 7 मुक्केबाज जगह बनाने में सफल रहे। अंडर 19 के मुक्केबाजों का यह प्रदर्शन अपने आप में देश में बॉक्सिंग के खेल के बढ़ते कद की तस्वीर को भी सामने रख रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु से रवाना हो गई। टीम ऑस्ट्रेलिया में 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच 4 मैच की सीरीज में हिस्सा लेगी। भारतीय हॉकी टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में रहेगी। हरमनप्रीत सिंह के मुताबिक यह दौरा टीम के लिए काफ़ी अहम रहेगा, खासकर इसी महीने के अंत में शुरू होने वाले एशिया कप को ध्यान में रखते हुए। इस दौरे के माध्यम से टीम अपने आप को एशिया कप के लिए नए सिरे से न केवल तैयार करेगी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रतिद्वंदी के खिलाफ मुकाबला खेलकर अपनी तमाम कमियों को भी दूर करेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 15 अगस्त को पहला मुकाबला खेलेगी, जबकि दूसरा मैच 16, तीसरा 19 को और चौथा मैच 21 अगस्त को खेला जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।